बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रियाएं और उसकी अर्हता वगैरह। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ जो है सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। भारत विदेश में जितने भी समझौते करता है वे सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, हम सब जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 58 तक जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। जहाँ तक इसके पद की योग्यताओं की बात है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ये इसकी अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 लोगों ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा हो और इतने ही लोगों ने अनुमोदन किया हो। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरी होती है उसके नॉमिनेशन के लिए। राष्ट्रपति के पद की अवधि पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक होती है। हालांकि वह इससे पहले कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब एक सवाल है कि उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन वोट डालता है, पद्धति क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका निर्वाचन होता है और मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। किसी उम्मीदवार को इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग, यानी जिसको कोटा कहते हैं, वो प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, ये हम सब जानते हैं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल होता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इस चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। अब हम इसके निर्वाचक मंडल की बात कर लेते हैं, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा जो है, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये इसका निर्वाचक मंडल हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर। जैसा कि हम पद्धति को ऑलरेडी देख चुके हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। इसमें राज्यसभा, जो राज्य विधानसभाएं हैं, उनके सदस्यों का भी मत मूल्य निकाला जाता है, उसकी प्रोसेस अलग है। संसद के जो प्रत्येक जो सदस्य हैं उनके मतों का मत मूल्य निकाला जाता है, उसकी प्रक्रिया अलग है। तो देखिए, पहले हम प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके मतों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग दे करके जो है वो हम मत मूल्य निकालते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जहाँ तक संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या जो है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर निकाला जाता है। तो ये एमपी के मत मूल्य निकालना हो गया। ये प्रक्रिया इसमें दी हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समझने के लिए जो है एक आप उदाहरण बिहार का ले सकते हो। जैसे 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इसमें दी हुई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित संख्या 243 है। फॉर्मूले के अनुसार ये जो है कुल जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया तो ये एक संख्या आ गई है। अब एक विधायक के वोट के वैल्यू को निकालने के लिए जो संख्या आई थी उसको 1000 से भाग देंगे, उससे 173 प्राप्त हुआ, जो बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब इसी तरीके से हम एमपी का भी आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि देश के
जितने भी राज्य हैं उनकी कुल वोट संख्या निकालने पर 1 मिनट, जैसे कि अब हम संसद के दोनों सदनों के सांसदों के वोट की वैल्यू निकालते हैं, और वो कैसे निकाली जाती है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी जो है 243 है, 245 है, सॉरी। तो इसमें जोड़ेंगे ये, तो ये बन जाएंगे आपके, अपन राज्यसभा के 245 नहीं जोड़ के 233 जोड़ेंगे, क्योंकि 12 जो है वो मनोनीत हो जाते हैं, इसलिए हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ। तो 543 प्लस 233 776 हो गए हैं। अब इनका भाग अपन जो है राज्य के कुल वोट, राज्य के जो कुल वोट होंगे उनमें हम संसद के कुल सदस्यों की संख्या यानी 776 का भाग देंगे, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वोट वैल्यू निकालते हैं हम। चुनाव के बाद गणना के प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। और अगर मान लो प्रथम वरीयता के वोटों में पहले चरण में अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसमें जिससे सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं और उसकी वरीयता के वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। किन्हीं निम्न कारणों से जो है वो राष्ट्रपति का पद खाली भी हो सकता है, जैसे कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, उसके त्यागपत्र दे दे, महाभियोग द्वारा हटाया जाए, मृत्यु होने पर, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। महाभियोग की प्रक्रिया का भी हम थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। महाभियोग पर आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं। कदाचार के आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जो कि लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पारित होने की तिथि से अपने पद से हटा दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि इस महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। यहाँ पर राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है और मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही होगी जो ब्रिटेन में राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि भारत के संविधान में कार्यकारी प्रमुख तो यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पर शासन नहीं करता है, ये भी हम सब जानते हैं। वह राष्ट्र का प्रतीक होता है। सभी विदेशी समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, लेकिन इसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस चुनाव में सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। धन्यवाद।